हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं आज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में इनवर्स को अगर समझना है हमें मैट्रिक्स का, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम एडजॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको मैंने माइनर्स और क्या कहते हैं इनको कोफैक्टर्स के बारे में पहले ही बता दिया था। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स में इसमें कोफैक्टर्स का रोल होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जिसमें भी हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो जब मैं किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालूंगी तो मैं पहले सारे कोफैक्टर्स निकाल के रख दूंगी और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी, सॉरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। Means the adjoint of a square matrix A is equals to Aij n by n is defined as the transpose of the matrix A capital Aij n by n where Aij is the cofactor of element Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A. ये बोल रहा है अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि Aij स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो एडजॉइंट जो होगा इसका एडजॉइंट जो है मींस एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए आई जे एन बाय एन से, इसके भी ट्रांसपोज से। यहाँ पर इस पर हम ट्रांसपोज लगा देते हैं, ठीक है। जहां पर कैपिटल ए आई जे जो है वो हमारे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया, ऑर्डर एन की है, हम ऑर्डर एन की दिखा देते हैं। हम कह रहे हैं A11, A12, A13 अप टू सॉन A1n है। ऐसे A21, A22, A23 अप टू सॉन A2n है। ऐसे हम नीचे चले गए, हमें मिला AN1, AN2, AN3 और ANn। ये हमारी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। तो इसका जो एडजॉइंट है उसको निकालने के लिए पहले मैं इसके कोफैक्टर्स तैयार करके रख दूं। मैं अगर इसके कोफैक्टर तैयार करूंगी तो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन कैसे डिफाइन किया जाएगा जी, ए कैपिटल A11, 12 अप टू सॉन A1n, A21, A22 अप टू सॉन A2n, अप टू सॉन AN1, AN2 अप टू सॉन ANn। ऐसे ही तो डिफाइन किए जाएंगे इसके कोफैक्टर्स। अच्छा, कोफैक्टर्स की हमने मैट्रिक्स तैयार कर दी, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारे एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मींस एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, A11, A12 अप टू सॉन A1n, ऐसे A21, A22 अप टू सॉन A2n, और ऐसे ही हमारे कहाँ तक चले जाएंगे ये AN1, AN2 अप टू सॉन ANn। लो जी, मेरी ये जो मैट्रिक्स तैयार हुई है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। अगर मैं मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकाल रही हूँ तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स ही होगी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो जब भी हम किसी कोई हमें मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल के जो हमारी मैट्रिक्स तैयार होती है उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। एग्जांपल 23 आपके में ये कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ए, हमने निकालना है। मैट्रिक्स दी है हमें 2x2 की, 2, 3, 1 और 4, ठीक है। मैंने इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स को जनरली वैसे हम C11, C12 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर हमने A11, A12 ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मेंशन कर दिया है कि A11, A12 हमारे कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो A11 आएगा वो क्या होगा, A11 हमारे पास क्या है, कौन सी पोजीशन में है ये, इसके पावर सफिक्स जो है 1 है, मीन्स -1 की पावर 1 + 1 होगा, मीन्स पॉजिटिव हो जाएगी ये चीज, तो हमें केवल 4 मिलने वाला है, ठीक हो गया। फिर हमने A12 की बात करी, ये देखिए हमने ऐसे किया था ना। अब मैं A12 की बात कर रही हूँ तो A12 में हमारे पास 1 + 2 3 है, नेगेटिव साइन मिलने वाला है हमें, हमने नेगेटिव साइन लिया और इसको छोड़ दिया, बचा हमारे पास 1, ठीक है।
ऐसे ही हम ले रहे हैं A21 को, A21 की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, पावर 3 होने पर नेगेटिव का साइन मिलने वाला है और बची हुई चीज हमारी 3। और A22 की अगर हम बात करें, पावर पॉजिटिव हो जाने वाली है और हमें क्या मिलने वाला है, 2 में हमने इसको हटा दिया तो बचा हमारा 2। तो हमारा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या आई, अगर मैं Aij 2/2 की बात करूं तो मेरी मैट्रिक्स क्या आ रही है जी, A11 है मेरा 4, A12 है मेरा -1, A21 है -3 और ये 2। ठीक हो गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, हमने क्या लिखा, A11 A12 A21 A22 हमने निकाल दिए ना। अब इसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो वो मेरा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू हमारा होता है, इन दोनों को आपस में हम बदल देते हैं 4 2 और हमारे इन दोनों में साइन भी चेंज हो जाते हैं, -3 -1। अच्छा, अगर इसको मेंशन किया जाए, इसको देखा जाए तो हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 4 -1 और -3 2। तो जब भी आप देखें 2/2 आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी ऑर्डर 2 की, तो उसमें हम एडजॉइंट जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन को ऑपोजिट कर देते हैं। अगर यहाँ पर -3 होता तो +3 बन जाता और ये 1 है तो ये -1 हो जाता। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो भी चाहें डायरेक्ट देखते ही हम इसके एडजॉइंट को निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या करना है, हमने प्रिंसिपल डायगोनल्स को एक्सचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है और हमारे जो दूसरे डायगोनल वाली बात हो रही है उस दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन ऑपोजिट कर देते हैं, तब हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाता है। अच्छा, बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं हमारी। पहली थ्योरम है, क्या कहती है, इफ A be any given square matrix of order n, then A adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant of A into I, where I is the identity matrix of order n। हम कह रहे हैं A adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant of A into I। ये हमारे पास थ्योरम है। ये कह रहा है जहां पर A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और I हमारे पास वही ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस केस में A एडजॉइंट A जो है वो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है और वो चीज जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होती है। अब कैसे होती है, हमने एक मैट्रिक्स ले ली A, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij ऑफ ऑर्डर n/n। ठीक हो गया। तो हमारी जो A आएगी, एडजॉइंट ऑफ A आएगा, वो हमें पता है कि वो इसका ट्रांसपोज से मिलने वाला है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये भी तो हमारी एक मैट्रिक्स है जो कि हमें कैसे मिलने वाली है, Aij के ट्रांसपोज से ऑफ ऑर्डर n/n। ठीक है, हम अप्लाई करते हैं, इसमें कोई भी एक ले लेते हैं दोनों में से। हमने A मैट्रिक्स पकड़ी, A मैट्रिक्स थी हमारी, इसमें हमने एलिमेंट्स बिछा दिए A11 A12 अप टू सोन A1n, ऐसे A21 A22 अप टू सोन A2n अप टू सोन हमारे पास आ गया AN1 AN2 अप टू सोन ANN। ठीक हो गया जी। अब इसका प्रोडक्ट हमने किसके साथ निकालना है, एडजॉइंट A के साथ। एडजॉइंट A पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे कोफैक्टर्स बैठाने हैं हमने इसमें, लेकिन उसका ट्रांसपोज करूंगी तो A12 अप टू सोन A1n, यहाँ तक ही तो जाएगी। ठीक है, ऐसे A21 A22 अप टू सोन A2n और ये गया हमारा AN1 AN2 और हमारा ये गया ANN तक। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि प्रोडक्ट भी पॉसिबल है क्योंकि ये भी n/n की मैट्रिक्स है, वो भी n/n की मैट्रिक्स है, तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी n/n का होगा। अब ध्यान रखने वाली बात जो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं प्रॉपर्टीज बता रही थी तो मैंने आपसे कही थी कि ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके इसमें दी नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आगे चलकर। तो इधर भी वही बात हो रही है। मैंने क्या कही थी, वो जो दो प्रॉपर्टीज थी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है, और किसी दूसरे
रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मैं किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ पर भी हम वही फंडा अप्लाई करने वाले हैं। क्या होगा, देखिए आपकी ये रो है और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, रो इंटू कॉलम ही तो होता है, तो पहला एलिमेंट तो हमें इससे ही मिलेगा। हम देख रहे हैं A11 जो है वो A11 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस A12 प्लस इंटू A12 अप टू 1 ऐसे अगर हमारा जाएगा तो ये हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A देने वाला है। लेकिन जब मैं A11 A12 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। तो ऐसे ही मैं अगर किसी भी n तक चली जाऊं तो हर एक केस में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। इसके बाद जाते हैं दूसरी रो को। दूसरी रो अगर इसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू देने वाली है 0। अगर ये वाला रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू देगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और बाकी सब में 0। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 अप टू 7 डिटर्मिनेंट ऑफ A। आई ना इतनी बात समझ में। अब इसमें से आप डिटर्मिनेंट A को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हर एक रो में डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन होना चाहिए। तो हम सब में से डिटर्मिनेंट ऑफ A को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास अंदर जो मैट्रिक्स बैठी वो कैसा बैठी, 1 0 0 अप टू 7 0 0 1 0 अप टू 7 0 0 0 1 अप टू 7 0। ये फिर नीचे हमारे पास आ गया क्या है, वही 0 0 0 अप टू 7 1। तो ये अपने आप में कैसी मैट्रिक्स दिख रही है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n दिख रही है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। केवल हमें A मेंशन होना चाहिए कि ये किस ऑर्डर का है, हम I को उसी के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। कि अगर वो टू ऑर्डर की है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसमें यूज करेंगे वो 2 ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ये पहली थ्योरम है हमारी। याद रखेंगे इस चीज को, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ये हमारे पास फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है आगे चलकर। अच्छा, अगली बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंगुलर कब कहलाती है मैट्रिक्स, when the value of determinant is 0. A square matrix is said to be singular if determinant of A is equals to 0. लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो दूसरा हमारे पास अगली चीज क्या मिल गई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A should not be equals to 0, मीन्स कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हमें मिल रही होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equals to 0। जैसे ही किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी क्वेश्चन में आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर टाइप के वर्ड्स को सुनते हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equals to 0। अगली थ्योरम कह रहा है, if A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order। वही बात, अगर A और B हमारी दोनों non-singular matrix हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B दोनों के केस में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो AB और BA भी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी सेम ऑर्डर की। ठीक है, सेम ऑर्डर की हमारी ए बी और बी ए भी मिलेगी और उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमारी थ्योरम 2 थी। थ्योरम 3 कहती है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी, थर्ड थ्योरम जो ये कह रहा है, वैसे इसमें थर्ड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम ही लिख देती हूँ। ये कह रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, मींस ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के होता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक हो गया, ये हमारे पास चीजें आ गई।
अब ये हमसे कुछ रिमार्क भी कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा जहां पर भी आपको डिटर्मिनेंट ए भी दिखा दिया होगा तो आप तुरंत उसको डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कह रहा है वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइटिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट के अंदर डाल दीजिए कह रहा है ये इसको, फिर उससे क्या होगा, निकाल देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि एक रिमार्क और दे रहा है, ये वो क्या चीज़ है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ही बात दिख रही है। मतलब ये इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर या डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n minus 1। ठीक है, in general if A is a square matrix of order n then determinant of adjoint A is equals to determinant of A to the power n minus 1 के होता है। अगर A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power n minus 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली थ्योरम की। वो कहती है हमारी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप इन्वर्टिबल तभी कहेंगे जबकि वो मैट्रिक्स जो होगी वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब सिंगुलर होते ही केस खत्म। अगर नॉन सिंगुलर है तो उस केस में हमारे पास कंडीशन ये बन जाती है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब देखो अभी आप तक बात आ रही थी कि एडजॉइंट निकालना, हम एडजॉइंट के ही साथ खेल रहे थे अभी तक। अब इसने बात कर दी इन्वर्टिबल होने की। इन्वर्टिबल होना मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का एग्जिस्ट करना। कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जबकि दी हुई मैट्रिक्स जो होगी वो इन्वर्टिबल होगी। या क्या कह सकते हैं, देखिए इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है, मीन्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों हमारे ओके होने चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब ए इन्वर्टिबल है जब ए नॉन सिंगुलर है, और ए नॉन सिंगुलर है अगर ए इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ए नॉन सिंगुलर होगी, ए नॉन सिंगुलर होगी तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों इसकी मीनिंग हो गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे, कल मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी इससे रिलेटेड जिसमें आपको पूरी चीज़ें बता दूंगी कि किस तरीके से अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो हमें आगे कैसे कंडीशन को, अपने क्वेश्चंस को बढ़ाना पड़ता है, और नॉन सिंगुलर होता है तो किस तरीके से आपको अपनी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना होता है।